हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए मॉडल जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ना। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा उसको जाकर के फटाफट से देख लीजिए, उसके बाद आप इसमें आइए, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है, तो ये मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बताने वाला, ठीक है। तो खंड ए हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया था। अब हमारे पास है सेक्शन बी का, ठीक। तो हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि अपने नोट्स वाला ही आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एग्जाम में लिखना है, ठीक है। मतलब उसको याद करने में आसानी होता है क्योंकि वो नोट्स आपने बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? बेसिकली हमारा जो प्रेम की भावना है हमारे राष्ट्र के प्रति, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद शॉर्टकट में बोले बोले तो वही होता है ना। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना रखता है ना। एकता की भावना रखा जाएगा क्योंकि भाई हमारे देश में क्या है, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। तो भाई हमारे अंदर एकता की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर निष्ठा और देश के प्रति प्रेम की भावना है, तब उसको हम लोग, ऐसी भावना को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोल देंगे। यह देश की स्वतंत्रता, एकता और सम्मान के लिए लोगों को प्रेरित करता है। यानी कि भाई जिसके अंदर राष्ट्रवाद है ना, वो सम्मान करेगा। देश के अंदर कोई भी नागरिक सभी को सम्मान के नजर से देखेगा, है ना। सभी उसमें एकता होगी, है ना, स्वतंत्रता होगी लोगों को, है ना, और वो स्वतंत्रता को सपोर्ट भी करेगा ना। तो भाई राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो इंसान को उसके देश के प्रति प्रेम को सिखाता है ना। और उस देश में जितने भी नागरिक है सभी को सम्मान करना सिखाता है ना। इस तरीके से आप अपने भाषा में भी उत्तर लिख सकते हैं। और ध्यान रहे, ये कितने नंबर का आंसर है, मतलब कितने नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। तो आपको उत्तर भी उसी 2 से 3 लाइन में ही आप लोग को दे देना है, ठीक है। आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। आप लोग सिर्फ इतना भी लिख देंगे ना कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो, मतलब राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना है, तो पर भी आप लोग को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है सटीक आंसर देना है क्योंकि काफी कम अंक का काफी कम नंबर का होता है, इसलिए बस जितना क्वेश्चन है बस उतना ही आंसर देना, ज्यादा लंबा इसमें खींचना नहीं होता, ठीक है। बताइए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था, है ना। तो मेटरनिख के नाम से तो भाई वो लाइन हमको बहुत काफी ज्यादा हमको अच्छा लगता है कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या लग जाती है, सर्दी जुकाम लग जाती है, इसी ने कहा था, है ना। तो बस ये सटीक से बस एक लाइन का आंसर है ना। कोशिश करना 1 लाइन 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन चला गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 1 से 2 लाइन में आंसर कर देना है सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। जैविक युद्ध से क्या अभिप्राय है? जैविक युद्ध भाई ये काफी खतरनाक हो सकता है किसी भी देश के लिए, है ना। किसी के अंदर बीमारी वगैरह अगर फैला करके कोई युद्ध लड़ता है तो उसको जैविक युद्ध कह सकता है ना। जैसे कि भाई अमेरिका में क्या होता है, चेचक का बीमारी फैला दिया गया था। जैविक युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें शत्रु यानी दुश्मन को नष्ट करने के लिए जीवाणुओं, विषाणुओं या अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है और उनको बीमारी वगैरह फैला करके उस देश पे कब्जा कर लिया जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, जैविक युद्ध बोल देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते जल्दी जल्दी से आगे। पता है स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी एक मशीन होता है, आप लोगों को बताया गया था, है ना। ये भाई जो धागा वगैरह जो बनता है ना, धागों का जो कतई होता है उसको स्पीड कर देता है, उस समय ये बनाया गया था। तो स्पिन जेनिंग मशीन एक मशीन है जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में किया था। यह कपास या ऊन के सूत को कतई करने के लिए मशीन थी, ठीक है। तो इस मशीन क्या, किसकी मशीन थी? ये कपास या ऊन के सूत को कतई करने यानी कि धागे बनाने की मशीन थी। और ये जो मशीन है ना, ये थोड़ा स्पीड को बढ़ा देता था, है ना। एक इंसान ज्यादा धागे बना सकता था। इससे इसे बहुत बड़ा एक तरीके से बदलाव आता है और काफी सारे, और इसी का विरोध बहुत सारी महिलाएं करने लग जाती है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छीन गया था, है ना। बताइए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? बहुउद्देश्य, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, बहुउद्देश्य जिसका उद्देश्य बहुत सारे, है ना, एक उद्देश्य नहीं, बहुउद्देश्य, है ना। तो बहुत सारे उद्देश्य है ना। बहुउद्देश्य परियोजनाएं वही परियोजनाएं होती है जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। जैसे कि जो हम लोग बांध वगैरह बनाते हैं वो भी क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना है। उसमें हमारा उद्देश्य बहुत सारा होता है, बिजली पैदा करना होता है, मछली पालन करना हो सकता है, जल की आपूर्ति करना हो सकता है, सिंचाई का बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं ना, सिंचाई वगैरह का। तो जैसे बाढ़ नियंत्रण भी होता है, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन,
जल परिवहन और पर्यटन, ये सब बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है बात है ना, तो इसलिए उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जनसंचार क्या है? तो जनसंचार क्या है? तो जनसंचार भाई एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग एक साथ अपना जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि भाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और ढेर सारे लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारा जो भी हमको पहुंचाना है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना हमको पहुंचानी है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उसको हम लोग जनसंचार या फिर मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जनसंचार वह माध्यम है जिसके द्वारा सूचना एक साथ अनेक लोगों तक पहुंचाई जाती है ना। जैसे अभी मैं सूचना बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ एक साथ, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि, है ना। तो समझ में आ गया क्या है जनसंचार? ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा साधन है जिससे हम लोग एक साथ कई सारे लोगों को अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं ना। एग्जाम्पल भी दे दें, एग्जाम्पल जहाँ पे देने लायक होगा ना वहाँ एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ताकि उसको पता चले कि हाँ भाई इसको एक्चुअल में मतलब समझ में आता, तभी तो एग्जाम्पल दे रहा है ना। एग्जाम्पल कहने का मतलब उसको समझ में आ गया, तभी वो एग्जाम्पल दे पा रहा है ना। बताइए लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? लैंगिक असमानता किसे कहते हैं भाई? बहुत ही सिंपल है, लैंगिक के बेसिस पे हमारे देश में, पूरी दुनिया में ही लगभग लगभग होता है भाई, लैंगिक असमानता होती है ना। लड़का और लड़की में भेद किया जाता है, तो वही तो लैंगिक असमानता है ना। लैंगिक असमानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमान व्यवहार, है ना। आज भी भाई हमारा पार्लियामेंट में देखिए तो वहाँ पे पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा है, जबकि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि पॉपुलेशन में तो लगभग 50-50% है। तो राजनीति की बात करें या आर्थिक स्थिति से बात करें या सामाजिक, तो समाज में हमारा देखें तो वहाँ पे महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम नजर आती। जैसे शिक्षा, वेतन, अवसर और अधिकारों में मतभेद। तो अगर शिक्षा, वेतन, अवसर इन सभी में अगर भेद किया जा रहा है पुरुषों और महिलाओं के बीच, तब हम उसको लैंगिक असमानता बोल देंगे। ठीक है, और लैंगिक समानता कब बोलेंगे? जब इस पे भेद ना हो, है ना। बताइए मनरेगा का पूरा नाम क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है ना। मनरेगा का पूरा नाम बताना है भाई। मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, है ना। ये हिंदी में, इसको इंग्लिश में भी साथ में लिख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा मतलब पूरा अच्छे से रहेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। ध्यान रहिए, गारंटी शब्द का मतलब क्या है? गारंटी दिया था, 100 दिनों की गारंटी मिलती है इसमें, है ना। सब तो मैंने आपको बताया था भाई। चलिए, तो ये था, यहां तक क्या था? यहां तक था भाई सेक्शन बी, है ना, यानी कि खंड बी तक था, जो 2-2 नंबर का था। इसमें यहाँ पे आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन आप लोग को 8 नहीं बनाना। यहाँ भले मैंने 8 क्वेश्चन का पूरा आंसर लिख दिया है, लेकिन 8 का आपको नहीं बनाना, आपको सिर्फ 6 ही बनाना है एग्जाम में, है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 एक्स्ट्रा बना लेंगे तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जितना बोला जाता है सिर्फ उतना करना, एक्स्ट्रा नहीं करना है। कई बार एक्स्ट्रा करने के चक्कर में नंबर भी कट जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां से थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे, है ना, तो क्योंकि 1 नंबर सिर्फ उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हैं। यहाँ बोल रहा है भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी। कई बार ये 5 नंबर में आता, 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 5 नंबर का नहीं है, 3 नंबर का, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिख दे गया है ना। 13 अप्रैल क्या, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए इंसान को, है ना। ये भाई हमारा देश का काफी महत्वपूर्ण घटना है, जिसको याद रखना चाहिए, ताकि हम दोबारा कभी किसी का गुलाम वगैरह ना बन जाए ना। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हम सभी को पता है कि अमृतसर में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। कहाँ पे? तो जलियांवाला बाग, एक बाग का नाम है, एक जगह का नाम है जलियांवाला बाग, है ना। तो वहां पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था, दूर दराज से गांव के लोग वहां पे आए हुए थे, है ना, मेला घूमने के लिए आए हुए थे। उसके अलावा रोलेट एक्ट का वहां पे विरोध भी चल रहा था। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है कि जो जनरल डायर होता है वो अपने सिपाही को लेकर के पहुंच जाता है उस मैदान में, आने जाने के सभी रास्ते बंद कर देता है और बिना वार्निंग दिए सभी पर गोलियां चला देता है। और इसी घटना को ही हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन चूंकि अभी मैंने बताया थोड़ा लंबा बता दिया, हमको यहाँ पे अंक के हिसाब से ही आंसर लिखना है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है ना। बस 3 नंबर में बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो काफी आसान सा है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं भाई थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं ना। वर्नाकुलर एक्ट, क्या हो गया? वर्नाकुलर एक्ट पर टिप्पणी लिखें, है ना। वर्नाकुलर एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये जब क्या बोलते हैं ना, हमारा जो लोकल भाषा में जब पत्रिकाएं लिखा जाता था, है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखा जाता था,
उसको हम लोग वर्नाकुलर बोलते हैं, है ना। लेकिन इस वर्नाकुलर एक्ट में क्या किया गया था, उन सभी को दबाने की कोशिश की गई थी, है ना, क्योंकि अंग्रेजों का डर था कि अगर भारत की लोकल भाषाओं में अगर पत्र वगैरह लिखा गया, है ना, न्यूज़पेपर छपने लग गए, तो जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो इस डर से ये एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था ना। ये लोग अपना नाम के आगे लॉर्ड लगा देते हैं ना, काम इनके चोरों वाली होती है, लेकिन अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा देते हैं। लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था इसको, वर्नाकुलर एक्ट को। इस कानून के तहत भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया गया है ना, नियंत्रित किया गया, है ना। बिना अब अंग्रेजों की अनुमति के को भी न्यूज़पेपर में कुछ छाप नहीं सकता था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की आलोचना को रोकना और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। प्रेस का जो स्वतंत्रता था कुछ भी लिखने का, उसको सीमित करना था, क्योंकि अंग्रेज डरते थे भाई लोग उसकी आलोचना ना करने लग जाए, है ना, उसके खिलाफ लोग खड़े ना हो जाए, तो इसलिए उसको लाया गया था। अब वनस्पति जगत एवं जीव जगत में अंतर लिखिए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना भाई। ये ऐसा सा क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग को छोड़ना नहीं है ना। वनस्पति जगत नाम से पता चल रहा है ना, पेड़ पौधे जो होते हैं वनस्पति जगत के अंदर आता है। जीव जगत जो जैसे कि जानवर हो गए या फिर इंसान हो गए, सब जीव जगत के अंदर आता है ना। तो इन दोनों के बीच अंतर को ही हमें लिखना है। तो वनस्पति जगत में पौधे आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हम सभी को पता, प्रकाश संश्लेषण पता है सभी को, है ना। जैसे कि पेड़, फूल, घास, झाड़ियां, ये सब वनस्पति जगत के अंदर है। जीव जगत में क्या आता है, जानवर, इंसान, जैसे कि मैंने बताया, जानवर आते हैं जो अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। हम लोग जो भोजन के लिए निर्भर किस पर है, पेड़ पौधे पे ही है डायरेक्टली, है ना। अगर कोई चिकन वगैरह खाता है तो फिर चिकन की क्या खाता है, मतलब मुर्गी क्या खाता है, वो भी तो फिर पेड़ पौधों पे ही निर्भर है ना। तो हम लोग किसी न किसी तरीके से पेड़ पौधे पे निर्भर है ना। तो जैसे मनुष्य, पक्षी, मछली, जीव जंतु सब जीव जगत का पार्ट है, ठीक है। वनस्पति जगत के पौधे स्थिर होते हैं जबकि जीव जगत के पौधे गतिशील होते हैं। जैसे अभी मैं भी चल रहा हूँ, है ना, कभी यहाँ चल रहा हूँ कभी वहां चल रहा हूँ, तो मैं गतिशील हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक जगह ही स्थिर रहते हैं। तो बस इतना आसान सा आंसर आपको लिख देना है ना। इन सभी में आराम आराम से नंबर उठेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, मोटे अनाज से क्या अभिप्राय है ना। मोटे मोटे जो अनाज होते हैं भाई, जैसे कि जो बाजरा, है ना, मड़वा की रोटी खाएं कि नहीं खाएं, आप लोग बताइए थोड़ा। वे अनाज जो कठोर होते हैं और जिनमें पोषक तत्व की मात्रा होती है। हाँ, इस पे पोषक तत्व बहुत ज्यादा होता है। बोलते हैं ना कि भाई अपने विटामिन की कमी हो गई तो अब खाइए, मोटे अनाज खाइए ना, तो बहुत सही रहेगा। पोषक तत्व काफी ज्यादा होता है, उन्हें मोटे अनाज कहा जाता है जिसमें पोषक तत्व है और जो अनाज कठोर होता है। जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, मड़ुआ, है ना, जैसे कि मैंने मड़ुआ का बात किया था, है ना। अभी अभी बहुत कम देखने को मिलता है। ये शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान रहे, यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, अगर आप लोगों ने हमारे कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया तो फटाफट जाकर के एडमिशन ले लीजिए, है ना। यहाँ पर तो भाई ऐसे ही जल्दी जल्दी में किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे क्या है ना, अच्छे से प्रोसेस बताया जाएगा, कैसे कैसे याद करना है ना। और एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से क्या बोलते हैं, पूरा याद करवा के ही माना जाएगा, है ना। हर दिन आप लोग को टास्क दिया जाएगा, मतलब बेसिकली आपको रूटीन के हिसाब से काम करना है, क्योंकि अब हमारे कोर्स में आ रहा है, आपको आपका टारगेट है भाई, आपको 95% लाना है। तो हम जो बोलेंगे भाई, हमारा जो रूटीन होगा उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसमें जाइए, और अगर है आपका एम 95+ लाने का, तो आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें ना। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर बहुत ही आसान है। प्राकृतिक गैस क्या होता है, जो पेट्रोलियम वगैरह, जहाँ से पेट्रोल वगैरह निकलता है वहीं से प्राकृतिक गैस वगैरह निकलता है ना। जैसे हमारे घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं सीएनजी गैस को, है ना। और उसके अलावा भाई उद्योगों वगैरह में भी इसका अच्छा खासा यूज़ किया जाता है, किसको, इसी प्राकृतिक गैस वगैरह को, है ना। तो प्राकृतिक गैस एक प्राकृतिक संसाधन है। और हाँ, प्राकृतिक गैस क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन। ये एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, जबकि जो बायोगैस है ना, ये एक नवीकरणीय संसाधन है। इसको हम लोग इंसान द्वारा ही बनाया जाता है ना। अक्सर गोबर गैस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि गोबर का गाँव में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए। तो प्राकृतिक गैस एक प्राकृतिक संसाधन है जो जमीन के भीतर पेट्रोलियम के साथ मिलता है, जबकि बायोगैस मानव निर्मित होती है और जैविक कचरे से बनती। प्राकृतिक गैस नवीकरणीय होती है, लेकिन बायोगैस, सॉरी, प्राकृतिक गैस क्या होती है, नवीकरणीय लिख दिया गया यहाँ पे, अनवीकरणीय। अच्छा हाँ, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय नहीं,
अच्छा, नवीकरणीय नहीं होती है, ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ रहा था, है ना। तो नवीकरणीय नहीं होती, ये अनवीकरणीय होती है, लेकिन बायोगैस क्या होती है, ये नवीकरणीय होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम लिखा गया, क्योंकि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बस 3 लाइन में लिख करके आगे बढ़ जाना है। चलिए, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है भाई? बहुत ही आसान है। जातिवाद भाई, हमारे देश में जातिवाद का बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव है। इससे क्या होता है, लोगों में भेदभाव बढ़ता है ना। लोगों में किसी को अवसर ज्यादा मिलता है, किसी को अवसर कम मिलता है ना। लोगों में छुआछूत वगैरह हो सकता है। इसमें एकता कम होती है, एकता भी होना बहुत जरूरी है देश को एकजुट रहने के लिए। तो जातिवाद से एकता भी कम होती है, तो समाज में भेदभाव और असमानता फैलती है ना। इसको दुष्प्रभाव लिखना, तो क्या है, समाज में भेदभाव और असमानता फैलती है, बिल्कुल फैलती है। या राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना को कमजोर करता है, बिल्कुल करता है। शिक्षा, रोजगार और अवसरों में असमानता उत्पन्न होती है ना, यानी रोजगार हो या किसी अवसर हो या शिक्षा में, उसमें असमानता हो जाती है। पता चला कुछ कम्युनिटी के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, काफी अमीर अमीर है, बाकी लोग गरीब गरीब है ना, अनपढ़ रह गए, ऐसा कुछ हो जाता है। तो असमानता पैदा करते हैं शिक्षा, रोजगार और अवसरों में। समाज में संघर्ष और पिछड़ापन भी बढ़ाता, संघर्ष भी होता है भाई। अब जाति में लोग बढ़ जाएंगे तो एक संघर्ष वगैरह होने लग सकता है, टकराव हो सकता है ना। तो ये सब इसका दुष्प्रभाव है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें, है ना। बहुत ही आसान सा। प्राथमिक क्षेत्र भाई, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जो कृषि वगैरह हो गया वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, जैसे उद्योग में जो भी निर्माण वाला जो कार्य होता है, मशीनों में हम कच्चा माल डालते हैं, फिर दूसरा माल निकालते हैं ना, तैयार माल, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो। फिर उसका तृतीयक क्षेत्र के अंदर इसमें किसी भी वस्तु का तो निर्माण नहीं होता, लेकिन सेवा का निर्माण होता है ना। एक तरीके से सहायक का काम करता है दोनों में, है ना। जैसे कि बैंकिंग वगैरह जो हो गया, है ना, या फिर वो जो ट्रैवल वगैरह क्या बोलते हैं, एक तरीके से परिवहन का जो सेवा हो गया ना। प्राथमिक क्षेत्र यानी इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन, या वनों का उत्पाद, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का आता है। क्योंकि यहाँ उदाहरण देना, तो यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे लिख दिया गया। द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण दिया गया यहाँ पे उद्योग दिया गया, निर्माण कार्य, वस्त्र निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। तृतीय क्षेत्र दिया गया यहाँ पे, जिसको टर्सरी सेक्टर बोला जाता है, परिवहन हो गया, बैंकिंग, शिक्षा, संचार, व्यापार, पर्यटन, है ना। यानी कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी वस्तु का तो निर्माण नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। तो सेवा किसमें आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता लिखें। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक सरकार में जो जनता है वोट डाल सकती है, सरकार अपना खुद से चुन सकती है, सभी लोगों का समान अधिकार प्राप्त होता है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ढेर सारा इसका क्या विशेषता है, आप लोग यह खुद से भी लिख सकते हैं। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, बिल्कुल होती है ना। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सरकार कानूनों के अनुसार और संविधान के दायरे में कार्य करती है ना। जो संविधान बनाया गया, सरकार उसी संविधान के दायरे में कार्य करती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मनमानी कर सकती है ना। नागरिकों को अभिव्यक्ति, विचार और मतदान की स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि कुछ भी वो बोलना चाहे, उसको अभिव्यक्ति की आजादी होती है, अपनी विचार विमर्श करना चाहे कर सकता है, और मतदान तो अधिकार रहता ही है, तभी वो लोकतांत्रिक देश है ना। सत्ता का विभाजन सुनिश्चित होता है, सत्ता के विभाजन, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होता है, ताकि जो सरकार है वो ढंग से काम कर सके, है ना, किसी एक के पास ज्यादा पावर ना चला जाए। तो ये सब क्या है, विशेषता है किसका, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता। ठीक, तो सेक्शन सी यहाँ पे हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन था, यहाँ पर भी टोटल 8 क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आप लोग को बनाना है 6। यहाँ पे सभी का उत्तर दिया गया है। अब वहां पे मान के चलिए आपको सभी क्वेश्चन आंसर आ रहा है, तो आपको देखना होगा आप किसका आंसर ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं ना। तो उसमें से 6 आंसर लिखिएगा, 2 छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब बना देना है, सब बनाने से नंबर नहीं मिलता एक्स्ट्रा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और जगह भी कम रहता है, ठीक है। तो बताइए, अब हम लोग आ गए हैं भाई सेक्शन डी में, जहां पे लॉन्ग आंसर होता है, जो 5 नंबर का होता है ना। 5 नंबर का मिलता है, तो आंसर भी उस हिसाब से लिखना पड़ता है। जैसे जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, तो जर्मनी एकीकरण को यहाँ पे लिखा है। तो जर्मनी एकीकरण क्या होता है, आप सभी को पता है भाई, 19वीं सदी से पहले जर्मनी क्या था, अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड था, है ना, बहुत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तो इसको फिर एक किया गया, है ना। ओटो वोन बिस्मार्क इसमें क्या था, सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो बस उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो काम क्या करना है, लिख देने के बाद जर्मनी जो एकीकरण है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ना। जर्मनी एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी,
जिसे अंततः पर्सा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, जर्मनी के एकीकरण पर आंसर जब आप लिख रहे होंगे ना, तो इस नाम को आपको भूलना नहीं है, इसको मेंशन करने, इसको रट लीजिए, ओटो वन बिस्मार्क रट लीजिए, 4-5 बार रटिए, 10 बार लिख लीजिए कॉपी में, उसको याद कर लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है जब भी जर्मनी एकीकरण को लिखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसने काफी सबसे अहम भूमिका तो इसी ने निभाया था ना। तो ये कौन था भाई? पर्सा का प्रधानमंत्री ओटो वोन बिस्मार्क ने के कुशल नेतृत्व में पूरा किया गया। तो ठीक है, इसका प्रक्रिया का प्रारंभिक बाधाएं, मतलब शुरू में क्या क्या समस्या थी वहां पे। तो 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बटा हुआ था। और ऑस्ट्रिया इसका सबसे प्रभावशाली राज्य था जो एकीकरण का विरुद्ध था, यानी कि जो उसका राज्य था, एक राज्य जिसमें अलग राजा था, है ना, पर्सिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, तो ये ऑस्ट्रिया का था, वो है ना इस एकीकरण के खिलाफ था, ठीक है। तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो 19वीं सदी के शुरुआत में इस तरह का देखने को मिला। उसके बाद फिर एंट्री होती है किसकी? बिस्मार्क की एंट्री होती है, बिस्मार्क का उदय होता है, ठीक है। आप लोग को पॉइंट वाइज इस तरह लिखना है, ठीक है ना, पॉइंट वाइज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। तो फिर बिस्मार्क की एंट्री होती है, और इस असफलता के बाद पर्सा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने एकीकरण की कमान संभाली। उन्होंने उदारवादी और संसदीय तरीकों को छोड़कर रक्त और लोह की नीति अपनाई। ध्यान रहे, यहाँ पर रक्त और लोह की नीति अपनाई किसने? ओटो वन बिस्मार्क। इसने कहा भाई छोड़ो ये संसद, क्या लोगों का वोट लेना, क्या लोगों को उदारवाद बनाना, क्या लोगों को समझाना कि भाई हमारा पूरा देश एकीकृत होना चाहिए, बोला ये सब छोड़ो, अब हमें चाहिए ताकत, अब हमें सेना के बल पे अपने देश को एकीकृत करना होगा। तब उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, है ना, यानी कि भाई ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था कि एकीकरण केवल सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से ही संभव है, कि भाई अब हम लोगों को समझाने नहीं जा रहे, राजाओं को मनाने नहीं जा रहे, अब हम सीधा करेंगे युद्ध और जर्मनी को एकीकरण करके रहेंगे। इसी को यहाँ पे क्या क्या कहा गया? रक्त और लोह की नीति कहा गया, ठीक है। किसने किया? बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क को आपको याद रखना है, ठीक ना, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नाम को अगर मेंशन नहीं कीजिएगा तो फिर सोचेगा भाई आपको कुछ पता ही नहीं है ना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम ही आपको भूलना नहीं है, ठीक है। किसी का नाम लिखिए या ना लिखिए, इसका नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। बताइए, अब एकीकरण के लिए युद्ध लड़ा गया, उसने कहा भाई अब युद्ध लड़ना पड़ेगा, है ना, रक्त और लोह की नीति अपनाया गया। तो युद्ध किसके साथ होता है? बिस्मार्क ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों में 3 प्रमुख युद्ध लड़ा। 7 वर्ष में 3 युद्ध लड़ा। कौन सा? डेनमार्क से युद्ध लड़ा 1864 में, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा 1866 में, फ्रांस से युद्ध लड़ा सबसे आखिरी में, यहाँ फ्रांस से युद्ध लड़ा था 1870-71 के बीच में। और फ्रांस में जैसे ही इसको जीत मिलती है, जर्मनी का एकीकरण उसके बाद पूरा होता है ना, जर्मन साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद ही जैसे इससे फ्रांस से युद्ध जीतता है, उसके बाद इसकी स्थापना होती है। फ्रांस पर विजय के बाद 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शानदार शीश महल में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है। किसको? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को, है ना, इसको क्या कर दिया गया? एकीकृत जर्मनी का प्रथम राजा घोषित किया गया। और ध्यान रहे यहाँ कब हुआ एकीकरण? 1871 में। ध्यान रहे, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे, जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन, अगर आप उसको याद करते हैं तो बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता चला जाएगा ना। इन सब चीजों के लिए अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो यही सब तो पूछता है, इसलिए आपको सब्जेक्टिव में ही ज्यादा ध्यान देना है अभी, ठीक। तो यहाँ पूरा हो जाता है। 5 नंबर के हिसाब से था, तो उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? उसको छोटा भी कर सकते, ठीक है, अपना ऐसा नहीं कि जैसा लिखा हुआ बस वैसा ही लिख के आना है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख दिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन असफल होने के मुख्य कारण, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? हम सभी को पता है भाई 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन ये असफल हुआ। तो इसका असफल होने का एक तो भाई चोरा चोरी कांड हो गया था 1922 ईस्वी में, आप सभी को पता है ना। वहां पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, अंदर जो आंदोलनकारी थे वो सब, जिसके वजह से ये हिंसक रूप ले लिया। तो गांधी जी ने वापस ले लिया असहयोग आंदोलन को, है ना। तो 1922 में कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिससे हिंसा फैल गई। गांधी जी ने इसे लेकर आंदोलन स्थगित कर दिया। तो गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन स्थगित कर दिया। एक तो ये कारण है। दूसरा भाई नेतृत्व का कमी। ऐसा तो है ना कि गांधी जी पूरा की पूरा देश में ही फैले हुए हैं, है ना। अब गांधी जी कहीं एक ही जगह नेतृत्व कर सकते हैं, बाकी जगह को नेतृत्व करेगा तो वो नियंत्रित कैसे होगा, है ना। तो देश में नेतृत्व की कमी थी, देश के कोने कोने में योग्य नेतृत्व का अभाव था, जिससे आंदोलन सही दिशा से भटक गया, वो हिंसक हो गया, है ना।
उसके बाद आर्थिक कारण भी था। अब असहयोग आंदोलन क्या था बेसिकली, भाई हम अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज का सामान का यूज नहीं करेंगे, अंग्रेज का ऑफिस नहीं जाएंगे, अंग्रेज का अदालत नहीं जाएंगे, तो असहयोग करना है तो हमें क्या करना होगा, स्वदेशी पूरी तरीके से स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, है ना। यानी कि खादी महंगी होने के कारण, खादी महंगी यानी कि देश का जो सामान है मशीनों से नहीं बन रहा है ना, हाथों से बन रहा, तो महंगा था, तो गरीब लोग इसे नहीं खरीद पाए, गरीब लोग इसे खरीद नहीं पाए, जिससे बहिष्कार कमजोर पड़ गया। कब तक बहिष्कार करेगा गरीब, है ना, 2-3 दिन 4 दिन, फिर सोचेगा भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम महंगा सामान कैसे खरीद सकते हैं, फिर वो ब्रिटिश का जो सस्ता सामान है वही खरीदना पड़ता था। तो ये भी कारण है। वैकल्पिक संस्थानों का अभाव था। अब जैसे कि मैंने बताया, स्कूल नहीं जाना अंग्रेजों का, अदालत नहीं जाना, तो फिर जाना कहाँ है, तो वैकल्पिक संस्थान भी तो होना चाहिए, वहां नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। कुछ दिन 1-2 महीना ज्यादा से ज्यादा चलेगा, फिर सोचेगा चलो भाई वहीं चलते हैं। तो ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार तो हुआ, लेकिन कई संस्थाएं स्थापित नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से ब्रिटिश दमन। उसके बाद अंग्रेज भी थे भाई, वो आंदोलन को दमन तो रोकेंगे ही, तो अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया और दबाव बनाया, और इन सब के साथ ही क्या होता है, ये असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है। तो ये 5 कारण थे, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई। हाँ ध्यान रहे, ये जो सेक्शन से यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 का उत्तर देना है, यानी कि 2 क्वेश्चन नहीं लिखना है ना। तो आप लोगों को पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और फिर देखना है किसका उत्तर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, बस उसी को ही आप लोग को लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु इसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, है ना। भाई युद्ध कहाँ लड़ा गया, यूरोप में लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन इसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया पे पड़ा, तो उसके क्या कारण थे, इसके यहाँ पे 5 कारण लिखे हुए हैं। जैसे युद्ध के वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, है ना। भाई ये पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक था, युद्ध होगा तो पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था इसमें क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। और जो यूरोपीय देश है, बहुत सारे यूरोपीय देश क्या हो गए उस समय, गरीब हो गए थे, ठीक है। उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला, जैसे भारत में स्वराज आंदोलन, है ना। भाई अब भारत में भी आंदोलन स्टार्ट हुआ इस युद्ध के बाद, कि क्योंकि अब ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, है ना। नए देश जैसे युगोस्लाविया, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया बने, यानी कि इस युद्ध के बाद बहुत सारे नए नए देश भी बने, ये भी प्रभाव पड़ा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, ठीक है, बहुत सारे संस्थानों का स्थापना हुई। युद्ध के कारण विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभाव बढ़ा और यूरोप कमजोर हुआ, यानी अब उस समय उस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों के बाद अमेरिका का जो प्रभाव है ना काफी तेजी से बढ़ा, और वो अमेरिका आज भी काफी मजबूत बन गया, और यूरोप क्या पड़ गया, अमेरिका से कमजोर पड़ गया, जो कि यूरोप पहले क्या था, काफी स्ट्रांग हुआ करता था। तो ये सब प्रभाव पड़ा विश्व पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं, बताइए। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मदद की, कैसे मदद की, मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंटिंग, है ना। तो जो प्रिंट कल्चर जो है ना, प्रिंट कल्चर, वो इंडिया का जो राष्ट्रवाद की जो भावना, देश के प्रति प्यार, एकता की भावना, तो वो कैसे, तो इससे कैसे हुआ, कैसे डेवलप किया, है ना, इसने इसके विकास में कैसे मदद किया। तो सबसे पहले बात तो ये कि भाई जब मुद्रण संस्कृति आया, यानी कि प्रिंट कल्चर आया, प्रिंटिंग मशीन वगैरह आई, तो पत्र वगैरह छपने लगे, न्यूज़पेपर वगैरह छपने लगे, तो लोग पढ़ने लग गए, उसको नए नए विचार मिले, उसको पता चला कि अंग्रेज किस तरीके से अच्छी नीति नहीं अपना रहा, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, तो लोग अंग्रेज के खिलाफ होने लगे, है ना, लोगों को सच्चाई का पता चलने लग गया, तो ये सब मदद मिला। मुद्रण के माध्यम से अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें जनता तक पहुंची, ठीक है, तो ये सब पुस्तक और पत्रिकाएं पहुंची तो वो लोग पढ़ने लगे। इससे राजनीतिक चेतना और सामाजिक सुधार के विचार फैले, अब सामाजिक विचार बढ़ने लगे, और राजनीतिक चेतना यानी राजनीतिक तौर पर लोग एक्टिव होने लग गए, है ना। भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बारे में पढ़ा और एकजुट हुए। अब वो पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार का अत्याचार के बारे में पढ़ने लग गए और एकजुट होने लग गए कि हाँ भाई ये जो ब्रिटिश सरकार है ये हमारे लिए सही नहीं है, अच्छी अच्छी नीति है तो बिल्कुल नहीं अपना रहा है। भारतीय भाषाओं में छपाई से देशभक्ति के गीत, कविताएं और लेख लोकप्रिय हुए। अब देशभक्ति के गीत वगैरह गाए जाने लगे, लिखे जाने लगे, लोग पढ़ने लगे, तो देश के प्रति प्यार हुआ, राष्ट्रवाद बढ़ा, है ना। इसने लोगों में स्वराज और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। क्या बोला कि भाई अब हमें अंग्रेजों का गुलाम बन के नहीं रहना, हमें क्या रहना, स्वतंत्र रहना, हमें स्वराज करना, हमें खुद का शासन चाहिए, अब अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए। इन सब चीजों के वजह से, यानी कि प्रिंटिंग कल्चर की वजह से ये सब चीजें देखने को मिला, सब फायदा हुआ, है ना।
ये बहुत ही आसान सा सवाल है यहाँ पे, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है ना भाई। रबी फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में रोपी जाती है और खरीफ फसल जो कि जून जुलाई में रोपी जाती है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। बहुत आसान। तो यहाँ पे इसको तीन तीन यहाँ पे ठीक से लिखा हुआ नहीं है ना, यहाँ पे 3 लाइन खींच देना है, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे आधार लिखना है, किस आधार पे यहाँ पे अंतर किया जा रहा है। जैसे बुवाई का समय यहाँ पे लिख देना है, और रबी फसल कब, अक्टूबर से नवंबर, और खरीफ फसल कब, तो जून जुलाई में इसको बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद कटाई का समय लिख देना है, मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद वर्षा पर निर्भरता, तो वर्षा पर निर्भरता इसमें कम होता है, इसमें वर्षा पर निर्भरता थोड़ा अधिक होता है ना, क्योंकि भाई ये तो बरसात में इसीलिए तो इसको रोपा जाता है, धान वगैरह इसमें होता है ना। और यहाँ प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, ठीक है। इसके अलावा अभी आप लोग आलू वगैरह रोप रहे होंगे ना, तो आलू भी इसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये अभी यही चल रहा है ना, रबी फसल का मौसम चल रहा है। और इसमें क्या आ जाएगा, धान, मक्का, बाजरा, कपास वगैरह ये सब इसमें आ जाएगा। तो बहुत आसान है ना, इस तरीके से आप लोग को लिखना है, ठीक है। इसमें फुल में फुल नंबर मिलेगा, इस तरह के अगर साफ साफ लिखिएगा ना अच्छे राइटिंग से, तो अच्छा नंबर मिल जाएगा इसमें, मतलब फुल में से फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, व्याख्या करें। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। भाई सौर ऊर्जा क्या होता है, जो सूरज से जो रोशनी मिलती है उससे हम लोग सोलर प्लेट वगैरह लगा करके हम लोग बिजली वगैरह पैदा कर सकते हैं। तो इसका भविष्य उज्जवल क्यों, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी जनसंख्या है। अब भारत को चाहिए ढेर सारा ऊर्जा, तो उस ऊर्जा को भी पूरा करने के लिए हम लोग अभी पेट्रोल वगैरह बाहर से या कोयला वगैरह पर निर्भर करते हैं। अगर क्या हो हम लोग सौर ऊर्जा का अच्छा खासा इस्तेमाल करने लग जाए, तो हमारा अच्छा खासा जो पैसा है जो विदेश से तेल वगैरह मंगाते हैं वो बच जाएगा। तो भारत भौतिक रूप से सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त देश है। यहाँ साल भर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिलता है, यहाँ पे साल भर सूर्य का प्रकाश मिलता है फ्री का। तो ये भारत का जो भौगोलिक रूप है ये काफी सही है सौर ऊर्जा के लिए, है ना। यह अक्षय, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा, यानी कि ना भाई ये है ना एक नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय ऊर्जा है, स्वच्छ है, इससे पोल्यूशन होता है क्या, है ना। ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी पर्यावरण में इसका कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये काफी ज्यादा। उसके अलावा जीवाश्म ईंधनों के घटते भंडार के कारण इसका महत्व बढ़ रहा है। अब जीवाश्म ईंधन क्या है, पेट्रोल वगैरह, वो भाई सीमित है ना, वो अनवीकरणीय संसाधन है, वो खत्म हो जाएंगे, उसका भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जो सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, यहाँ तो सौर ऊर्जा के बारे में सिर्फ लिखना है, लेकिन जो पवन ऊर्जा भी हो गया, इस भी क्या है, नवीकरणीय है, सबका महत्व बढ़ने लग गया। जीवाश्म ईंधनों, हाँ ये तो बताया मैंने। सरकार द्वारा सौर मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इन सब के वजह से क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे गाँव में मैं जाता हूँ तो वहाँ देखने को मिलता है लोगों ने लगा रखा है सोलर प्लेट। तो इन सब मिशन की वजह से अब गाँव गाँव में जहाँ पे दूर दूर तक बिजली नहीं पहुँचाई जा सकती, वहाँ पे आराम से सौर ऊर्जा वहाँ पे पहुँचाई जा सकती है। इससे भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है, यानी कि भाई अब सब लोग अच्छा खासा इसका यूज करने लग जाएंगे, तो भारत इस पर आत्मनिर्भर बन सकता है, हमें दूसरे देशों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये हो गया भाई खत्म, ये अच्छे हाँ 52 क्वेश्चन था, टोटल 52 क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन ये जैसे कि मैंने बताया ये खंड डी था, है ना, और इसमें 6 क्वेश्चन आया, 6 क्वेश्चन का आंसर आपको मिला, लेकिन आप लोग को सिर्फ 4 आंसर लिखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको पहले पढ़ लेना है कौन सा आंसर आता है, कौन सा मतलब कौन सा आंसर आपको सब बहुत अच्छा तरीके से आता है, बस उसी को आपको लिखना है ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।